हेलो। आज मर्म विज्ञान के बारे में बात करेंगे। मर्म विज्ञान एक आयुर्वेद का अहम टॉपिक है। उसे समझना बहुत ही आसान है। उसका कंसेप्ट अगर हमारे समझ में आया तो मर्म विज्ञान हम इजीली जान सकते हैं। तो चलो आज हम उसे सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक श्लोक है, तथैव तीव्र हृदि शोक शंकुमर्माणि कृतन्नपि किम न सोडाः। तथैव तीव्रो हृदि शोक शंकुमर्माणि कृतन्नपि किम न सोडाः। उत्तर रामचरित्र मानस, यहाँ से ये श्लोक हमने लिया है। जब सीता माँ को रावण उठा के ले गए या हरण करके ले गए, सीता हरण, तो प्रभु रामचंद्र विलाप करने लगे और वो पूछने लगे पेड़ों से, पत्तों से कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। तो उन्होंने उनका विलाप जो इस शब्दों में बताया है कि मेरा जो हृदय है वो शंकु मर्म ने कुतर कुतर के बहुत पीड़ित कर दिया है, फिर भी मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ रही है, फिर भी मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ रही है। ऐसा वो विलाप कर रहे थे। उनका वो प्रेम सीता माँ की तरफ हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शब्द है शंकुमर्माणि कृतन्नपि। हमारा जो आयुर्वेद है ये ईस्वी सन पूर्व 5000 साल पूर्व का है और रामायण काल में भी मर्म का वर्णन हमें वहां मिलता है। और एक उदाहरण हम देखेंगे। यहां पे एक चित्र है, यह है हमारे भीम और यह है हमारे दुर्योधन। दोनों में गदा युद्ध हो रहा है। महाभारत के युद्ध के समय भीम दुर्योधन को मार रहे थे, लेकिन उसको कोई क्षति नहीं पहुंच रही थी। तब भगवान कृष्ण ने भीम को इशारों में कहा कि उसके जंघा पे प्रहार करे। कहा जंघा पे। तो भीम ने फिर उनके जंघा पे प्रहार किया। अब ये जंघा पे हमारा एक और भी नाम का मर्म है और इस और भी मर्म का जो सुश्रुत ने बताया है कि रक्त क्षय होने के बाद उसकी कालांतर से मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन की भी मृत्यु रक्त क्षय से 15 दिन के बाद ही हुई है। चलो और एक तीसरा उदाहरण लेते हैं। रामायण का उदाहरण है। यहाँ पे राम और रावण का युद्ध हुआ है और रावण जो है, रावण को हमारे प्रभु रामचंद्र ने उनके नाभि में बाण मार के उनको मार दिया है। अब ये जो नाभि मर्म है ये भी हमारे सुश्रुत ने कहा है और कहा है कि ये सद्य प्राणहर मर्म है। सद्य प्राणहर यानी जहां पे आघात होने के बाद तत्काल मृत्यु होती है। और एक उदाहरण लेंगे हम। भगवान श्री कृष्ण, इनकी जो मृत्यु हुई थी या उनकी जो लीला समाप्त हुई थी, तो उनको एक पारधी ने बाण मारा था। एक जो पारधी रहता है उन्होंने बाण मारा था, तो उनके अंगुष्ठ और पहली जो उंगली है उसके बीच में वो बाण लगा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी हमारे आयुर्वेद में क्षिप्र मर्म नाम से जाना जाता है। क्षिप्र मर्म ये भी कालांतर प्राणहर मर्म है, यानी कुछ दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मृत्यु हो जाती है।
तो ये जो मर्म विज्ञान है, तो ये हमारे आयुर्वेद में बताया है सप्तोत्तरम मर्मशतम, सप्तोत्तरम मर्मशतम, यानी मर्म कितने हैं? तो 107 मर्म है। तानी मर्मानी पंचात्मकानी भवंती, और सब मर्म जो है पंचात्मक है, यानी मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि और संधि, इन सभी से बने हुए हैं, और लास्ट में देह, ऐसा पंचात्मक उन्होंने माना है। यानी मर्म जो है वो 107 है, वो हमारे आयुर्वेद में वर्णन हुए हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। मर्माणि शल्य विषयार्थ उदाहरन्ति, मर्माणि शल्य विषयार्थ उदाहरन्ति, तस्मात् स मर्मसु हतान भवन्ति सद्यः जीवन्ति तत्र यति वैद्यगुणेन केचित् ते प्राप्नुवन्ति विकलत्वं संशयहि। ये जो श्लोक है ये सुश्रुत शारीस्थान का है। इसमें कहा गया है कि जो भी शल्य विशारद है, जो भी सर्जन है, उसे मर्म का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। और जिस सर्जन को मर्म का पूरा ज्ञान है, उसके आधी सर्जरी पूरी हो गई है। यानी मर्म ऐसा विषय है जो शल्य तंत्र को आधा कवर करता है। शल्य विषयार्थ उदाहरन्ति, इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है, यानी इसलिए इस मर्म का बहुत बहुत महत्व है। तो चलो हम और आगे चलते हैं। त्रिमर्म हम पढ़ चुके हैं, यानी इसका उल्लेख मैंने हमारे लेक्चर में किया है कि हमारे आयुर्वेद में हृदय, बस्ती और शीर ऐसे 3 मर्म माने गए हैं। और मॉडर्न में ट्राइपॉड ऑफ द ह्यूमन बॉडीज, हार्ट, लंग्स और ब्रेन ऐसे 3 माने गए हैं। तो हृदय, बस्ती और शीर, ये त्रिमर्म हमारे आयुर्वेद ने बताया है, और मॉडर्न साइंस ने हार्ट, लंग्स और ब्रेन ऐसे 3 बताए हैं। मुझे कल एक फोन आया था और उस विद्यार्थी ने मुझे एक डाउट पूछा था। उस विद्यार्थी का नाम भी बताता हूँ मैं, योगेश है उनका नाम। तो उन्होंने कहा सर त्रिमर्म जो है हृदय, बस्ती और शीर, तो हृदय और शीर तो समझ में आता है सर, लेकिन बस्ती यानी क्या? तो मैंने कहा बस्ती यानी ब्लैडर, बस्ती यानी ब्लैडर, ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर। तो वो बोले कि सर फिर ब्लैडर यानी बस्ती यानी पूरा बस्ती प्रदेश आजू बाजू का लेना है क्या? मैंने बोला ये मैं कल बताऊंगा, लेकिन मैं उस विद्यार्थी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो बहुत ही अच्छी सोच, कि देखो कि वो पढ़ रहे थे आयुर्वेद और त्रिमर्म का जो भी उनके पास मटेरियल होगा वो पढ़ रहे थे वहाँ, हृदय, बस्ती और शीर। तो बस्ती के बारे में उनको आया कि सिर्फ बस्ती यानी ब्लैडर कैसे क्या, तो उसके साथ बाकी का भी आना चाहिए। यानी उनकी जो थिंकिंग है यही आयुर्वेद को आगे लेके जाने वाले है। और एक विद्यार्थिनी है, उन्होंने मुझे 2 अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। एक रज्जु यानी क्या सर, रज्जु का महत्व क्या है, कूर्च यानी क्या? तो ये जो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है, और ये जब भी कोई पूछता है, फ़ोन करके पूछता है या व्हाट्सअप करता है मुझे, तो मुझे लगता है ये जो विद्यार्थी है इनको अभी एक ज्ञान चक्षु मिल चुके हैं।
इनको ये दिव्य चक्षु मिल चुके हैं कि आयुर्वेद के बारे में अलग ढंग से ये पीढ़ी जो है सोच सकती है। तो चलो हम इसके बारे में बात करेंगे, यानी हमारा जो मर्म का टॉपिक जो है हमारे दिमाग में पूरी तरह फिट बैठ जाएगा। हृदय, बस्ती और शीर, और ट्राइपॉड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हार्ट, लंग्स एंड द ब्रेन, ये हमारे तीनों सद्य प्राणहर मर्म है। मर्म की व्याख्या मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल व्याख्या है। मारयन्ति इति मर्माणि, यानी जिस जगह शरीर के जिस स्थान पर हमें चोट या आघात हो जाए उसे मर्म कहते हैं। यानी उस आघात से अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो वो स्थान को मर्म कहा जाता है। मारयन्ति इति मर्माणि, यह डल्लन ने बताई है, तो उसको बाद में देखेंगे। मारयन्ति इति मर्माणि, और सद्य प्राणहर मर्म है। सद्य प्राण यानी सद्य, अभी इसी क्षण उसकी मृत्यु होना, या कल मृत्यु होना, या परसों मृत्यु होना, 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु होना, दैट इज द सद्य प्राणहर मर्म। अब हृदय, बस्ती और शीर, ये सद्य प्राणहर मर्म हमारे आयुर्वेद में बताया है। फिर सभी हमको पूछते हैं कि सर अभी तो साइंस इतना आगे बढ़ा है कि बाईपास सर्जरी होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, ब्रेन का भी ऑपरेशन होता है, ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन होते हैं, बस्ती के भी ऑपरेशन होते हैं, यानी ब्लैडर के भी ऑपरेशन होते हैं, तो फिर ये कैसे क्या? इसको सद्य प्राणहर, यहाँ तो चोट पहुँचती है ना। तो देखो, चोट पहुँचना, चोट यानी आघात जो अनपेक्षित रहता है, वो हमें मालूम नहीं रहता। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमें ये हो सकता है, ये आघात हो सकता है। जैसे हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कोरोना आएगा, ये आघात है सबके ऊपर, क्या कैसे करें। आज सब डरे हुए बैठे, ये एक आघात है। लेकिन जो कार्डियक सर्जरी रहती है, बाईपास सर्जरी रहती है, या ब्रेन की सर्जरी रहती है, या किडनी की सर्जरी रहती है, या ब्लैडर की सर्जरी, कौन सी भी सर्जरी रहती है, समझो मुझे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करना है या मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होना है, तो मैं पहले हॉस्पिटल में भर्ती होने वाला हूँ, मैं एडमिट होने वाला हूँ, फिर मेरे ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, यानी मैं प्रिपेयर रहता हूँ कि यस मेरा 8 दिन के बाद ऑपरेशन होने वाला है। फिर वहाँ मुझे एनेस्थीसिया दिया जाता है, मुझे पूरी तरह बेहोश किया जाता है, फिर वो इंसिजन लेते हैं, कट लेते हैं, वो भी मुझे महसूस होते हैं, लेकिन उसके लिए मैं प्रिपेयर रहता हूँ। इसलिए वो आघात नहीं रहता है, वो मर्म नहीं रहता है, वो आघात नहीं रहता है, वो मर्म नहीं रहता है। मर्म यानी क्या? आघात, ऐसा आघात जो अनपेक्षित हो। आप बाजार से गुजर रहे हो और धड़ाक से कोई मोटरसाइकिल आपको उड़ा दे, दैट इज द आघात। बाजार में गुजर रहे हो और कोई सांड आ रहा है और उसने आपको उड़ा दिया है, दैट इज द आघात। तो मॉडर्न साइंस में या ऐसे स्ट्रोक बताइए, सो आघात को क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। तो 3 प्रकार के स्ट्रोक रहते हैं। देखो, जैसे मुझे मालूम है, एक फिजिकल स्ट्रोक जो मैंने अभी बताया है कि हम बाजार से गुजर रहे हो और किसी मोटरसाइकिल ने हमें मार, फिजिकल स्ट्रोक। दूसरा है केमिकल स्ट्रोक, हम कुछ खाते हैं, कोई पार्टी में जाते हैं और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या कोई जहर खा लेता है। व्हाट इज दिस? दिस इज द केमिकल स्ट्रोक। वो आघात करता है, वो अनपेक्षित है। अगर आपके मर्मस्थान पे गया, यानी वो हृदय पे गया, बस्ती पे गया, शीर पे गया, तो डेफिनेटली मृत्यु हो सकती है। यानी मर्म की जो व्याख्या बोली है साइंस ने, हमारे साइंस ने बोली है, वो गलत नहीं है, कतई गलत नहीं है, वो 100% सही है। एक फिजिकल हो गया, दूसरा केमिकल भी हो गया, तीसरा जो है ये सेंटिमेंटल। यानी हम देखते हैं
कि फ़ोन पे ही कोई बात करता है और फ़ोन पे उसे बता दिया जाता है कि अरे ऐसा ऐसा आपको प्रमोशन मिल गया, या बहुत ही अच्छी बात, तो उसको हर्ष वायु होता है, आनंद से वो विभोर हो जाता है और हम सुनते हैं कि उसको हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक आया यानी आघात, अनपेक्षित आघात। उसको मालूम नहीं था कि मैं ऐसी कोई न्यूज़ आएगी, अच्छी न्यूज़ आएगी। ये भी उल्टा पकड़, ऐसे सैड न्यूज़ से भी हो सकता है। एकदम कोई सैड न्यूज़ आए तो एकदम वो आदमी, उसको आघात पहुंच सकता है, वो मर सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। हम ये भी देखते हैं कि 6 माले से 12 माले से आदमी गिरता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसके मर्म स्थान पर आघात नहीं हुआ है। और वही हम देखते हैं कि वो चलते चलते उसको ठोकर लग गई और गिर गया सर के बल, और सर के बल लगा और बस मर्म स्थान उसका घायल हो गया। ये भी हम देखते हैं। तो ये जो मर्म है, यह मर्म हमारे आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग है और उसे हम आज थोड़ा समझ लेते हैं। तो त्रिमर्म समझ में आया। आगे चलते हैं। मर्म की व्याख्या जो मैंने अभी बताई है, मारयन्ति इति मर्माणि। शरीर के जिस स्थान पर गहरी चोट हो, आघात हो और उससे मृत्यु आ जाए, उसे कहते हैं मर्म। ये डल्लनाचार्य ने बताई है। डल्लनाचार्य कौन थे मालूम थे? वो सुश्रुत के टीकाकार थे, सुश्रुत संहिता के टीकाकार है वो। अब ये दूसरी व्याख्या, इसको भी देख लो। विषम स्पंदनम यत्र पीड़ित रुक च मर्मयत। विषम यानी इरेगुलर पल्स जहाँ पे लगती है और जहाँ दबाने से पीड़ा होती है, उसे मर्म कहते हैं। ये अष्टांग संग्रह ने कहा है, अष्टांग हृदय ने कहा है, यानी वाग्भट ने कहा है। ये एक दूसरी व्याख्या है। और एक तीसरी व्याख्या भी देख लेंगे हम। ये तीसरी व्याख्या है, मरण कारित्वात मर्म, मरण सदृश दुखदायित्वा। अरुण दत्त इन्होंने कहा है, मरण कारित्वात मर्म, मरण सदृश दुखदायित्वा, यानी जिसके कारण मरण सदृश दुख होता है, मरण सदृश पेन होता है, उसे मर्म कहते हैं। और ये हमारे सुश्रुत ने कही सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम व्याख्या, डेफिनेशन। मर्माणि मांसशिरा स्नायु, मर्माणि मांसशिरा स्नायु अस्ति संधि सन्निपातः तेषु स्वभावतः एव विशेषेण प्राणः तिष्ठन्ति। तस्मानं मर्मसु अभिहताः तास्तान भावान आपद्यते। यानी जहाँ पे मांस शिरा स्नायु और अस्थि, इनका संधि होता है, इनका संगम होता है, ये एक जगह इकट्ठ होते हैं और वहाँ पे प्राण रहते हैं, और वहाँ पे प्राण रहते हैं, उस स्थान को मर्म कहते हैं। और ऐसे स्थान को अगर आघात हुआ तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। यह सुश्रुत ने कही व्याख्या है, तो इसे आप याद कर लें। और एक सुश्रुत ने बहुत अच्छी व्याख्या कही है, अग्नि ही सोमवायु, अग्नि ही सोमवायु सत्वरजस्तम पंचेन्द्रियाणि भूतात्मेति प्राणः। अभी हमने कहा है कि विशेषेण प्राणः तिष्ठन्ति। तो प्राण कहाँ रहते हैं? तो 12 प्राण माने हैं। कितने? 12 यानी 12 प्राण हमारे आयुर्वेद में वर्णित है। वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ये बताए हैं।
अग्नि है, सोम है, वायु है, सत्व रज तम है, पंचे ज्ञानेन्द्रियाणि है और भूतात्मा। ये सब मिलके 12 जो है ये प्राण है, और ये प्राण मर्म स्थान की जगह रहते हैं। आपके अभी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में मर्म आता ही है। कोई भी एक मर्म पूछता है, वो SAQ में पूछते हैं, LAQ में पूरा मर्म पूछते हैं, 3 मर्म पूछते हैं। तब आपको मर्म की पूरी व्याख्या बतानी है। ये जो 5 हमने मर्म की व्याख्या यहाँ बताई है, मारयन्तीति मर्माणि से लेकर यहाँ तक, अग्नि सोमो वायु सत्व रजस्तम पंचेन्द्रियाणि भूतात्मेति प्राणः, यहाँ तक आपको ये सब लिखना है। उसके बाद ही वर्णन करना है। मर्म कितने हैं? 107। पूरे शरीर में मर्म है 107। उसकी व्याख्या क्या है? उसके हमने 5 व्याख्या देखी। तब इसके प्रकार भी देख लेते हैं। मर्म संख्या कितनी है शरीर में? 107। अब परिणाम अनुसार, यानी परिणाम क्या होता है, उसके अनुसार मर्म के प्रकार किए हैं 5 प्रकार। कितने? 5। कौन कौन से? सद्य प्राणहर मर्म जो 19 है, कालांतर प्राणहर मर्म जो 33 है, विषल्लग्न मर्म जो 3 है, वैकल्य कर मर्म 44 है, और रुजाकर मर्म 8 है। सद्य प्राणहर मर्म, सद्य प्राणहर मर्म नाम ही बताता है। सद्य यानी अभी, इसी वक्त या 7 दिन में जिसका प्राण हरण होता है, सद्य प्राणहर, वो कितने हैं? 19 मर्म है शरीर में। कालांतर प्राणहर, कालांतर यानी कुछ दिन बाद, कुछ काल बीतने के बाद प्राणहर मर्म, वो कितने हैं? 33 है। विषल्यग्न मर्म यानी जहाँ पे कोई शल्य है, जहाँ पे कोई शल्य घुसा हुआ है और उसे जब निकालते हैं तो वहाँ से उनका जो प्राण रहता है वो निकल जाता है। ऐसे 3 मर्म है विषल्यग्न मर्म। हम सभी मर्म देखने वाले हैं। और वैकल्य कर मर्म, वैकल्य यानी पंगुता आना, कुछ डिफॉर्मिटी होना अपने शरीर में, ऐसे मर्म जिससे जहाँ पे चिकित्सा हो सकती है, सर्जरी हो सकती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ वैकल्य आ सकता है। वो है वैकल्य कर मर्म 44, यानी इनकी संख्या 44 है। और रुजाकर मर्म, रुजा यानी पेन, वेदना, यानी जहाँ पे भयंकर पीड़ा होती है, बहुत ही वेदना होती है, ऐसे है रुजाकर मर्म। ये 8 है। तो परिणाम अनुसार ये 5 मर्म हो गए। आगे जाएंगे। अब ये हो गए सद्य प्राणहर मर्म, ये परिणाम अनुसार हो गए। लेकिन सुश्रुत वो तो सर्जन थे, उन्होंने एनाटॉमिकली यानी रचने अनुसार भी उनके प्रकार बोले हैं। कौन कौन से? वो भी 5 प्रकार बोले हैं। मांस मर्म 11, मांस सीरा मर्म 41, स्नायु मर्म 27, अस्थि मर्म 08 और संधि मर्म 20। यानी मांस मर्म, मांस सीरा स्नायु अस्थि और संधि जहाँ पे एकत्र आते हैं, सन्निपात होता है, और वहाँ पे स्वभाव विशेषण प्राणातिष्ठन्ति, उसको हम मर्म कहते हैं। तो मांस मर्म यहाँ पे कितने हैं? 11 है। यहाँ पे सीरा मर्म कितने हैं? 41 है। तो मांस मर्म 11 है, यानी वहाँ पे सभी है। वहाँ पे सीरा भी है, स्नायु भी है, अस्थि भी है, संधि भी है, लेकिन मांस धातु का प्रमाण ज़्यादा है, यानी 80% है, इसलिए वो मांस मर्म है। वैसे ही सीरा मर्म की जगह सभी है, मांस है, सीरा है, स्नायु है, अस्थि है, संधि है, लेकिन सीरा, वहाँ पे सीरा का प्राबल्य ज़्यादा है, इसलिए उसे सीरा मर्म कहा है। स्नायु मर्म
ये 27 है। यहाँ भी मांस है, सीरा है, स्नायु है, अस्थि है, संधि है, लेकिन स्नायु का वहाँ पे प्राबल्य ज़्यादा है, 80% वो ज़्यादा प्राबल्य रखता है, इसलिए स्नायु मर्म कहा गया है। वैसे ही अस्थि मर्म, मांस है, सीरा है, स्नायु है, अस्थि है, संधि है, यानी पांचों वस्तुएं वहाँ पे है, लेकिन अस्थि का ज़्यादा महत्व है, वहाँ का ज़्यादा प्राबल्य है, इसलिए अस्थि मर्म बताया है। संधि मर्म यानी मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि सभी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो संधि हुआ है उस संधि में कुछ तो भी होगा, इसलिए वो संधि मर्म बताया है। यानी सुश्रुत का जो व्यूज था कि ये जो मर्म बताने का वो बहुत ही बेहतरीन था। तो चलो आगे चलते हैं। अब वाग्भट जो है हमारे, वाग्भट ने मर्म संख्या जो 107 वो उसमें कोई चेंज नहीं किया उन्होंने, वो वैसी की वैसी रखी है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मर्म जो 5 प्रकार के हमने देखे थे, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि और संधि, उन्होंने एक मर्म ऐड करके को 6 कर दिया। यानी वाग्भट अनुसार इनके प्रकार कितने हुए? 6 हो गए। मांस मर्म, सीरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म, संधि मर्म और ये धमनी मर्म। ये धमनी मर्म छठा उन्होंने अलग से बताया है, ये अलग से बताया है। तो ये धमनी मर्म भी ऐसे कि में पूछते हैं बहुत से, तो आपको उसके बारे में हम बताने वाले आगे, धमनी मर्म हम लेने ही वाले हैं। तो आपको बताना है कि ये जो 5 प्रकार है ये सुश्रुत ने बताया है, और वाग्भट हमारे जो है उन्होंने 6 टाइप के मर्म बताए, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि और धमनी मर्म। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब ये जो है मर्म हमने देखा कि वो परिणामानुसार यानी सद्य प्राणहर, कालांतर प्राणहर, विशल्यग्न, वैकल्यकर और रुजाकर। वैसे हमने रचने अनुसार भी देखा है, मांस मर्म, सीरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म, संधि मर्म, वो भी देखे। अब उनका परिमाण यानी आकार कितना है, इसके ऊपर भी सुश्रुत ने उसके प्रकार किए हैं। यानी देखो कितनी डीप स्टडी है उनकी, बिल्कुल यानी मैक्रो से माइक्रो तक जाने की उनकी जो वृत्ति है वही आयुर्वेद को आगे बढ़ाती है। यहाँ पे 1 अंगुली प्रमाण यानी 1 अंगुली जिसका परिमाण है, परिणाम है, वो परिमाण है वो 12 है। 2 अंगुली 6 है, 3 अंगुली 4 है, 4 अंगुली प्रमाण जिसका है वो 29 है, और अर्धा अंगुली प्रमाण जिनका है वो 56 है। यानी 107 मर्म का डिवीजन उन्होंने इस तरह से किया है। तो ये जो मर्म है ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है। इसका इंट्रोडक्शन आज हमने किया है, आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देने का प्रयत्न किया है, क्योंकि एक बार आपको समझ में आया कि मर्म एक ऐसे पॉइंट्स है, वाइटल स्पॉट है हमारे शरीर के ऊपर जो 107 है, जहाँ पे आघात होने से आदमी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन ख्याल रहे, आघात, चोट जो अनपेक्षित रहती है, आपको मालूम नहीं होता है तब वो चोट पहुँचती है तब। अब एक्यूप्रेशर के भी पॉइंट्स आते हैं, एक्यूपंक्चर के भी पॉइंट्स आते हैं, तो सब कुछ विद्वान अरे यही यहाँ पे अपने ये पॉइंट जोड़ा देते हैं, वो अलग साइंस है। एक्यूप्रेशर अलग है, एक्यूपंक्चर भी अलग है, और हमारे मर्म के जो पॉइंट्स है वो अलग है। मर्म का ज्ञान सर्जन को होना आवश्यक है, ऐसा हमारा सुश्रुत कहते हैं, क्योंकि उसको सर्जरी करनी पड़ती है, तो उस टाइम वहाँ का जो प्राण है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, उसको कुछ क्षति ना पहुँचे, ये सर्जन का पहला काम होता है। तो थैंक यू, यहाँ पे ठहरते हैं और कल परसों एक आगे आके जाएंगे और ये मर्म टॉपिक हम पूरा पढ़ लेंगे। आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू,
थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।